हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक जो पिछली बार अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। निर्वाचन आयोग हम लोग पढ़ रहे थे, यदि आपको याद होगा। उसका कुछ टॉपिक जो सेक्शन है वो इनकम्प्लीट था। चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, चाहे स्टेट पीएससी के या कोई भी वनडे एग्जाम के, ये टॉपिक ऐसा है जो सभी में पूछा जाता है, सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसको जितना ज़्यादा डिटेल में हो सकता है उतना पढ़ लेना चाहिए आपको, है ना। निर्वाचन आयोग, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या सब, ये सब बातें पुराने लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम निर्वाचन आयोग के जो टॉपिक में क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से देखने वाले हैं, मैं आपको पहले से बता देता हूं कि हम देखेंगे निर्वाचन आयोग यानी भारतीय निर्वाचन प्रणाली की विशेषताएं, यानी इसके मेरिट क्या है, अच्छाइयाँ क्या है। एक बात, मेरिट देखने के बाद दूसरा पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि जब हम गुणों की बात करते हैं तो फिर अवगुण भी होना चाहिए, यानी इसकी कमियां कौन कौन सी हैं भारतीय निर्वाचन प्रणाली की, दोष क्या हैं। और दोष के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि यदि वो आपसे सुझाव मांग लेते हैं या उन्होंने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं वो, ये टॉपिक आज के हमारे मुख्य विषय रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि निर्वाचन आयोग के गुण क्या है। गुणों की बात करते, मेरिट्स पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, वही इंटरव्यू में भी आ सकता है, और उसी से जुड़े क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होते हैं, पीटी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन संविधान निर्माताओं की ये हमेशा कोशिश रही थी कि हम एक ऐसा बेहतर संविधान बना करके दें जो भारत को एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित कर सके। तो इसके लिए उन्होंने जितना संभव हो सका था उतने प्रावधान किए थे, जितने संभव उस समय संविधान थे उन सब का अध्ययन किया था, और उसको लेकर के उसे दोष रहित त्रुटिपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। तो हमारी निर्वाचन आयोग की पहली विशेषता जो हमें समझ में आती है, विशेषताएं, तो वो विशेषताओं को आप हेडिंग के रूप में, पॉइंट के रूप में कर सकते हैं। पहली विशेषता जो आती है उसको हम बोलते हैं वयस्क मताधिकार, यानी जो वोटिंग का अधिकार है, वयस्क मताधिकार। विश्व के विभिन्न देशों में हमें ये देखने को मिलता है कि वोट डालने का अधिकार सभी व्यक्तियों को नहीं मिलता है। वोट डालने के लिए या तो वो कंडीशंस लगा देते हैं कि क्या होना चाहिए, कि आपके पास, आप टैक्स भरते हैं, या आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, या आप इस एलिट क्लास को बिलोंग करते हैं, तभी उसको वोटिंग राइट मिलता है। लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर जो है 326 वो स्पष्ट रूप से कह देता है, वो ये कहता है कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानमंडल हो, और इसके अंतर्गत हम क्या ले सकते हैं, हम स्थानीय संस्थाओं को भी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, नगर पालिकाओं को भी ले सकते हैं। तो उन सब में जो वोटिंग का अधिकार है उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, नागरिकता है, चाहे नागरिकता यहाँ की वो जन्म से प्राप्त हो, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, जो 5 तरीके होते हैं नागरिकता प्राप्त करने के, उसमें से किसी भी प्रकार से उसे नागरिकता मिली हुई है, वह व्यक्ति, दूसरा प्रावधान ये किया गया है कि कम से कम उसकी उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और संविधान या कोई भी अन्य कानून के अंतर्गत वह निर्वाचन के अयोग्य ना हो, यानी जैसे मानसिक रूप से विकृत ना हो, दिवालिया ना हो, तो बिना किसी भेदभाव के उसे मत देने का अधिकार मिला है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, XYZ कोई भी हो, उसको ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम के तहत अधिकार जो है वो मिला हुआ है। तो एक बात तो हमारी यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, पहली विशेषता। अगली विशेषता पर मूव करते हैं। अगली विशेषता हम क्या बता सकते हैं, अगली विशेषता है कि हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है उसे हम कहते हैं संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम।
ये क्या है? तो ब्रिटिश शासन में जो था वहाँ पर क्या किया गया था, हम पढ़ते हैं ना कि वहाँ पर फूट डालो और शासन करो, यानी मुस्लिमों के लिए पृथक से निर्वाचन की व्यवस्था की थी सबसे पहले, फिर सिखों के लिए अलग की, एंग्लो इंडियन के लिए अलग की, इवन दलितों हरिजनों के लिए भी अलग व्यवस्था की थी कि उन्हीं के उस समुदाय को संबंधित व्यक्ति जो होंगे वो चुनाव लड़ेंगे और उसी समुदाय से संबंधित व्यक्ति उनको वोट करेंगे। लेकिन अब भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, कोई भी व्यक्ति हो, अलग से कोई मतदान या की व्यवस्था नहीं की जाती है। यानी सीटों का आरक्षण है, चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट वो सीट आरक्षित की जा सकती है अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला या पिछड़े वर्ग अन्य के लिए, लेकिन जो वोटर हैं उन वोटरों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मतदाताओं के बीच में किसी भी प्रकार के भेद का निषेध किया गया है, वो सब मिलकर के उसी प्रकार से वोट देंगे। तो इसको हम बोलते हैं संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता हमें क्या दिखाई देती है? तो तीसरी विशेषता आती है जो मैंने यहाँ बात कर दी थी कि आरक्षण तो किया गया है, तो आरक्षण किसको लेकर? शेड्यूल कास्ट को लेकर, ट्राइब को लेकर, है ना, ओबीसी वर्गों को लेकर, फीमेल को लेकर, तो इन वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किए गए। ऐसा जस्टिफाई कह के कर सकते हो कि इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था, तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की गई थी शुरुआत में। इसके पीछे थोड़ी सी अब वो जो डिस्प्यूट्स हैं वो हो सकते हैं, लेकिन जब तक यह व्यवस्था चल रही है तब तक हम एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में उन डिस्प्यूट्स को छोड़ देंगे, उनकी बात नहीं करेंगे। शुरुआत में ये कहा गया था कि यह जो व्यवस्था है सिर्फ और सिर्फ 1960 तक रहेगी। ये माना गया था कि तब तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ, समय जैसे जैसे ये अवधि बीतती गई वैसे वैसे संशोधन करते गए और संशोधन करके इसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो अभी इसको फिर बढ़ा दिया। अब इस व्यवस्था पर उचित है, अनुचित है, इसको लेकर दो राय हो सकती हैं। एक वर्ग बोल सकता है कि यह पूरी तरीके से अनुचित है कि जब संविधान लागू होने के बाद से लेकर अभी तक ये व्यवस्था दी गई तो अभी तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला, फिर भी ये चल रही है। तो दूसरी तरफ इसका अनुचित भी कहा जा सकता है और उचित भी कह सकते हैं। तो दोनों वर्ग मिलते हैं। हमसे उचित और अनुचित को लेकर के कोई प्रश्न यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर हम सहज रूप में, कोई तार्किक रूप में उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दे हैं। दूसरी विशेषता हो जाती है स्थानों का आरक्षण। फिर अगली विशेषता हमारे निर्वाचन प्रणाली की मिलती है, उसे हम बोल सकते हैं क्या, कि वह विशेषता है एक सदस्यीय निर्वाचन व्यवस्था। एक सदस्यीय निर्वाचन व्यवस्था। अब ये एक सदस्यीय निर्वाचन व्यवस्था का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि निर्वाचन के लिए जो है उसका एक पूरा का पूरा एक क्षेत्र बनाया जाता है, परिसीमन किया जाता है। जैसे चाहे तो विधानसभा क्षेत्र बनाए या लोकसभा क्षेत्र बनाए, तो वो एक जो रीजन होगा वहाँ से सिर्फ एक ही सदस्य का निर्वाचन होगा, एक से ज़्यादा सदस्य निर्वाचित नहीं होगा। और उस आधार पर ही राज्यों को सीटें मिलती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, विधानसभा की 230 सीटें। तो ये जो विशेषता है ये प्रमुख रूप से की गई है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि जो वोटर हैं और जो चुनाव लड़ते हैं उनके बीच में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बना रहे। तो एक सदस्यीय निर्वाचन व्यवस्था के तहत जिस भी कैंडिडेट को, चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जिस भी व्यक्ति को अन्य कैंडिडेट की तुलना में अगर एक वोट भी ज़्यादा मिलता है तो उसको ही विनर, विजेता मान लिया जाता है। या ऐसा कहें कि सर्वाधिक
मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र का निर्वाचित सदस्य माना जाता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था हो जाती है। ओके, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगली विशेषता क्या आती है? तो अगली विशेषता है हमारे निर्वाचन की कि यहाँ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की व्यवस्था भी की गई है और कुछ जगहों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई है। तो भी समझ लेते हैं कि कैसे डायरेक्ट इलेक्शन है और किस तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो ये भी हमारे इलेक्शन सिस्टम की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्यक्ष यानी कि जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती, तो जनता चुनती है लोकसभा के मेंबर को, लोकसभा के सदस्यों को। जनता चुनती है किसको? राज्य की विधानसभा के, यानी जिन्हें हम विधायक कहते हैं, उन सदस्यों को। जनता पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे पंच, सरपंच, उनको इसी तरीके से स्थानीय नगरीय शासन की अगर हम बात करें, जहां पार्षद होते हैं, तो इनको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुना जाता है वोटर के द्वारा। ये व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। और अप्रत्यक्ष व्यवस्था भी रखी गई है। अप्रत्यक्ष व्यवस्था हमें देखने को मिलती है अगर हम निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधायकों द्वारा चुने जाते हैं ना। और यहीं पर पंचायत, और इसमें भी अगर देखोगे तो कहीं पर महापौर जो है प्रत्यक्ष चुना जाता है, कहीं पर अप्रत्यक्ष चुना जाता है, कहीं पर जनपद के जो अध्यक्ष होते हैं जिला पंचायत वो लेकिन हम मुख्य रूप से यहाँ और राज्य विधानमंडल में किसको जोड़ सकते हैं? वे राज्य जिनमें विधान परिषद हैं, वो सदस्य भी एक तरीके से सभी के द्वारा तो नहीं चुने जाते, कुछ कैंडिडेट सिलेक्टेड के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के सिस्टम को अपनाया गया है। ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है कि निर्वाचन व्यवस्था में ये दोनों व्यवस्थाएं बनी हो, ठीक है। तो एक सिस्टम तो ये, ठीक। अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है। अगली विशेषता क्या होती है? वोटिंग का जो प्रावधान है वो हमने रखा है गुप्त मतदान के द्वारा। गुप्त मतदान, वोटिंग यानी कि वोटर जो है उसने किसे वोट दिया है यह बताने के लिए वह बाध्य नहीं, वो किसी को भी वोट दे सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे उस पर दबाव ना बनाया जाए, डराया ना जाए। और जहां वोट पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं वहां वोटर के अलावा और कोई होता भी नहीं, तो जिससे वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर के मतदान कर सके। वोट किसको दिया है ये भी ना पता चले, है ना। तो इसलिए गुप्त मतदान की ये व्यवस्था की गई है। एक और सिस्टम है हमारे भारतीय निर्वाचन प्रणाली में इलेक्शन को लेकर के, इलेक्शन की विशेषता को लेकर के, कि कई सारे देशों में ऐसा किया जाता है कि वोटिंग कंपलसरी है, लेकिन हमारे यहाँ वोट डालना, जैसे हम मतदान कहते हैं, ये कैसा है? ये ऐच्छिक रखा गया है। यानी आप चाहते हैं तो वोट डालें, आपका मन नहीं है तो आप मतदान ना करें। ये प्रणाली अपनाई गई है, यानी वोट करना कंपलसरी नहीं है। अब इस प्रावधान की बुराई भी की जाती है, कहा जाता है कि वोटिंग जो है कंपलसरी कर देना चाहिए, स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वह वोट नहीं डालता है तो उसे दंडित नहीं कर सकते। वैसे होना ये चाहिए कि इसको भी कंपलसरी कर दो। क्यों कर दो? कि जब एक तरफ क्या होता है कि अगर हम वोटिंग परसेंटेज निकालें राज्यों में, पंचायतों में, कहीं पर भी मतदान 70% से ज़्यादा कहीं होता नहीं है। अदरवाइज 66% हुआ, कहीं 55% हुआ, इतने परसेंट वोटिंग होती है। अब अगर हम मान लेते हैं कि 70% मैक्स कहीं कहीं होता है, 70% मतदान हुआ और उस जगह पर कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले उनकी संख्या थी 10। अब इन 70% जो वोट पड़े ये 10 कैंडिडेट को दिए गए। किसी एक व्यक्ति को तो 70% वोट मिले नहीं होंगे, बट गए होंगे किसी। जैसे होता क्या है कि शुरुआत के 3-4 कैंडिडेट के बीच में, यानी 2 के बीच में तो मुकाबला 50-50 हो ही जाता है लगभग।
तो जीतने वाले कैंडिडेट को मुश्किल से, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है तो उसको मुश्किल से कितने मत मिलते होंगे? अगर 70% मतदान होता है तो बड़ी मुश्किल से उसको 28 से 30%, यदि वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है तो इसे इतने वोट मिलते हैं। ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा मैं बता रहा हूँ समझाने की दृष्टि से। 28 से 30% से ज़्यादा उसे वोट प्राप्त नहीं होते। यानी कि वोटर जो हैं वो 100 हैं, 100 में से मात्र 30 लोग चाहते हैं, ओनली 30 कैंडिडेट चाहते हैं कि ये भाई साहब यानी पर्टिकुलर ए पर्सन जो जीते हैं ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कहलाए। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि 70 लोग जो हैं यानी 70% जनता जो है वो इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है, इन्हें नहीं चाहती, चाहे वो वोट डालने आए हो ना आए हो। वोट डालने 70% आए थे, उसमें से 30% ने ही इनको चुना था, है ना, उन्होंने, बाकी ने तो रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 70 में से मात्र 30 लोगों की पसंद वाला व्यक्ति अपने आप को ये कहता है कि मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, और फिर वो जैसी चाहे वैसी योजनाएं बनाता है, जैसी चाहे वैसे कानून बना करके लागू करता है। इसलिए इस मतदान को क्या करना चाहिए? अनिवार्य कर देना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर व्यक्ति को मतदान करना पड़ेगा। यदि उस देश का नागरिक है, इस देश की जो सुविधाएं हैं, सेवाओं का उपयोग करता है, तो वोट करना उसका ड्यूटी है, काम है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालेंगे तो वो समझेंगे वोट की वैल्यू, मत का मूल्य, और सही कैंडिडेट को चुनेंगे जिससे कि सही सरकार बनेगी, जिससे कि सही कार्य होंगे। तो हमारे यहाँ की एक विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि ऐच्छिक मतदान को अपनाया गया है। अगली विशेषता जो है वो क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बहुमत वाला सिस्टम है, तो एक तरफ उस व्यक्ति को विनर घोषित कर देते हैं जिसे साधारण बहुमत प्राप्त हो, और दूसरी तरफ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की भी बात की जाती है, आनुपातिक पद्धति की भी बात की। ये पॉइंट क्या है? ये विशेषता का पॉइंट समझ सकते हैं कि साधारण पद्धति और आनुपातिक पद्धति दोनों को अपनाया गया है। साधारण पद्धति यानी लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, अथवा नहीं, अन्य ये पंचायतों के चुनाव होते हैं या नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं। तो ये जो कैंडिडेट हैं इनके लिए साधारण बहुमत के सिद्धांत को अपनाते हैं कि जिसको दूसरों से अधिक मत मिले हैं वही क्या हो जाता है? विनर हो जाता है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली जो सिस्टम है वो हमारे देश में रखा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, प्रेसिडेंट, ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। उपराष्ट्रपति के लिए भी वाइस प्रेसिडेंट, और यही सिस्टम हम फॉलो करते हैं विधान परिषद के सदस्यों के लिए, और यही सिस्टम हम फॉलो करते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो दोनों प्रणालियों का मिला जुला रूप रखा गया है ना, जिसे हम कहते हैं ना राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति से होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे इलेक्शन। अब ये होती क्या है, इसको तो अगले लेक्चर में कंप्लीट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ की अपेक्षा, क्योंकि हम समझ रहे हैं भारतीय निर्वाचन प्रणाली की। ओके, कोई डाउट है, इसमें कुछ पूछना है तो ज़रूर आप पूछ सकते हो। और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। पॉलिटी ऐसा सेक्शन है जो सभी जगह आता है और अच्छे लेवल पे पूछा जाता है, तो डेप्थ वाइज हमें इसको अध्ययन करना चाहिए। फिर हमारे इलेक्शन की विशेषता है वो है राजनीतिक दल। अभी आप देख रहे होंगे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है, आज तीसरा दिन और अंतिम दिन है। तो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी हमारे निर्वाचन की मूल विशेषता होती है कि सामान्यतः क्या होता है कि जो भी चुनाव होते हैं वो चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित, जैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, कुछ प्रादेशिक स्तर की होती हैं, और इनके अलावा कभी कभी ऐसे कैंडिडेट भी चुनाव जीतते हैं जो किसी भी दल के नहीं है, निर्दलीय, जिन्हें हम स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो ये भी हमारे यहाँ की एक विशेषता है। चुनाव राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने के अलग पैरामीटर हैं, प्रादेशिक स्तर के अलग पैरामीटर हैं, और निर्दलीय के बारे में भी अलग बात।
फिर चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट होते हैं तो उनको हमारे निर्वाचन प्रणाली में यानी कि जो उम्मीदवार हैं उन्हें कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं। उम्मीदवारों को फैसिलिटी, जैसे राजनीतिक दल के जो कैंडिडेट हैं उनको अलग प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, यानी उनका चुनाव चिन्ह फिक्स होता है, ठीक है। उन्हें पार्टी के हिसाब से प्रचार करने का टाइम दूरदर्शन पर या ऑल इंडिया रेडियो पर वो निर्धारित किया जाता है, कितना पैसा खर्च कर सकते हो, उनकी सुरक्षा के लिए जो इंतज़ाम हैं वो किए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर की जाती हैं। फिर उम्मीदवारों को ये सुविधाएं भी दे देते हैं कि वो एक ही समय एक से अधिक क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ सकते हैं ना, जैसे एक कैंडिडेट 2 लोकसभा क्षेत्र 2 विधानसभा क्षेत्रों से पड़ता है। तो ये भी हमारे भारतीय निर्वाचन की विशेषता है। भारतीय निर्वाचन की विशेषताओं के अंतर्गत आता है चुनाव प्रचार भी। लिख सकते हो कि जो चुनाव लड़ता है वह अपने लिए चुनाव प्रचार करता है, वह बताता है वोटर को कि आखिर उसे क्यों चुना जाए, उसमें क्या खास बात है, या वह जीतने के बाद आपके लिए क्या सुविधाएं जुटाएगा। तो वो चुनाव प्रचार भी करते हैं अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के एक पर्टिकुलर टाइम तक, यानी मतदान के 48 घंटे पहले तक ये मिलता है। कितना पैसा खर्च करेंगे उसकी भी लिमिट बनी हुई है। फिर चुनाव प्रचार तो ये हो गया, चुनाव भी हो गया। अब चुनाव में क्या है, एक विशेषता ये भी है कि विवाद तो होते ही है ना आज के समय इलेक्शन को लेकर। तो इलेक्शन को लेकर कोई विवाद होते हैं तो उसके लिए भी कोई अपील कर सकता है, याचिका लगा सकता है, निर्वाचन संबंधी याचिका लगा सकता है कि इन्होंने क्या किया है कि नियमों का ठीक से पालन नहीं किया है, ठीक, या जितना पैसा खर्च करना चाहिए उससे ज़्यादा खर्च किया है, या फर्जी सर्टिफिकेट लगा लिया है। तो होता क्या था, चुनाव याचिका शुरुआत में निर्वाचन आयोग में ही लगाई जाती थी शुरुआत में उन कैंडिडेट के खिलाफ। लेकिन अब क्या होता है वर्तमान में, अब ये सारी चुनाव याचिकाएं जो हैं वो हाई कोर्ट में लगा दी जाती हैं। जिस भी राज्य का चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, और वहीं पर उनकी अपील कर दी जाती है। हाई कोर्ट में जो डिसीजन आता है उसके अगेंस्ट चाहे तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। भ्रष्ट साधन अपनाता है तो ये क्या करते हैं, यदि उसने भ्रष्ट तरीकों को अपनाया है तो उसके चुनाव को कैंसिल कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, ठीक। और ये सब विशेषताएं हो जाती हैं। 10-12 जो विशेषताएं थी वो आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो ये हो गई हमारे निर्वाचन की विशेषता। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं जहां बात करना है हमें कि निर्वाचन की हमारी कमियां क्या हैं। विशेषताएं तो ठीक है, अब कुछ कमियां भी तो होंगी ना। दोष क्या है इस प्रणाली के, तो इस प्रणाली के अब हम दोषों की भी, डीमेरिट्स क्या है। सब कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता, जब इतना बड़ा देश है तो इस देश में इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना भी अपने आप चुनौती है, चैलेंजिंग है। तो इसकी जो कमियां हैं वो भी आपको बतानी पड़ेंगी, बल्कि बताना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहली कमी कि कई सारे आरोप लगते हैं हमारी निर्वाचन प्रणाली पर कि ये जो हमारी प्रक्रिया है इसी में दोष है। निर्वाचन वाली जो प्रणाली है ये दोष से मुक्त नहीं है, इसमें फॉल्ट है, सिस्टम ही ये गड़बड़ है इलेक्शन वाला। इस पॉइंट को समझो कि इसमें दोष क्या है कि एक ही व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, मतलब एक ही व्यक्ति निर्वाचित होगा, और वो व्यक्ति निर्वाचित होता है वो जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो चुनाव जीत जाता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि मान लो 100 वोट जो है 100 में 100 वोटर थे किसी स्थान पर, और वहां पर 10 कैंडिडेट जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। अब ये 100 के 100 वोट किसी एक को तो नहीं मिलेंगे, बढ़ जाएंगे। तो एक जो कैंडिडेट था, सपोज दैट कि वह ए पर्सन है, उसको मिल जाते हैं 12 वोट
और बाकी के जो 88 वोट हैं वो अदर 9 कैंडिडेट के बीच में डिवाइड हो गए, उनको चले गए। तो जीतने वाले कैंडिडेट को मिले हैं मात्र 12 वोट और हारने वाले को मिले हैं 88 वोट। तो एक तरीके से हारने वाले को ज़्यादा वोट मिले, जीतने वाले को तो बहुत कम मिले। तो होना क्या चाहिए भाई, इसको सबसे ज़्यादा यानी 12 वोट मिलने वाला ही विनर हो गया। तो इससे क्या हुआ, तो जो बहुमत है वो उसको तो हम नहीं बोल सकते ना, यानी इसको हम जन समर्थन तो नहीं कह सकते। जब वोटिंग ही 100% नहीं होती है, 60-65% वोटिंग होती है और 60-65 में से भी जीतने वाला मात्र 20-25% वोट लेके आता है, तो वो कहाँ से जनमत लोकमत का प्रतीक हो गया। तो ये एक दोषपूर्ण सिस्टम है, एक फॉल्ट है इस सिस्टम में। प्लस नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इसमें जो कमी आती है वो है भ्रष्ट आचरण, यानी कि भ्रष्टाचार, आजकल बन चुका है शिष्टाचार। तो सबसे प्रमुख दोष कि अगर चुनाव जीतना है तो चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल के उम्मीदवार वो सब कुछ तरीके अपनाते हैं जो उन्हें चुनाव जिता सकते। वो तरीके अनैतिक हों, अनैतिक के साथ साथ गैर कानूनी हो, उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। यानी भ्रष्ट तरीकों से जो धन पैदा किया गया है उसका खर्च करते हैं, यहाँ पर बाहुबल का प्रयोग करते हैं, डरा कर। अभी बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए, बम फोड़े गए, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तब भी ये होता है। यानी भ्रष्ट तरीके, आय और व्यय का ठीक से विवरण नहीं देते हैं, व्यय कितना किया, 2-2 रजिस्टर मेंटेन करते हैं, एक एक्चुअल खर्च और एक सबमिट करने वाला खर्च, है ना। मतदाताओं को लुभाने के लिए वो उन्हें सामग्री बांटते हैं, कहीं पर शराब बांटते हैं, कहीं पर कपड़े बांटते हैं। तो ये भ्रष्ट आचरण अपनाया जाता है। जब भ्रष्ट आचरण अपनाया जाएगा, ऐसे व्यक्ति चुनाव जीत करके रामराज थोड़ी लेकर आएंगे ना। तो ये व्यवस्था, ये कमी है। फिर कमी अगली आ जाती है कि हमारे देश की निर्वाचन प्रणाली जो है वो अत्यधिक खर्चीली है। इस खर्चीली व्यवस्था के कारण जो योग्य लोग हैं वास्तव में वो चुनाव नहीं लड़ पाते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। यानी जो व्यक्ति ऑनेस्ट है, ईमानदार है, वो कहाँ से इतना ही धनराशि जुटाएगा कि वह चुनाव लड़ सके, ठीक। यानी ये स्थिति समझ लो कि एक एवरेज मान लो कि एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने में कितनी धनराशि खर्च करता हो, तो आप समझ सकते हो। तो ऐसे योग्य और ईमानदार व्यक्ति को इस खर्चीली व्यवस्था के कारण अवसर नहीं मिलता है। फिर एक कमी ये है कि जिस राज्य में जिस दल की सरकार है, सत्तारूढ़ पार्टी, रूलिंग पार्टी अपनी शक्तियों का करती है क्या, दुरुपयोग। वो पूरे मशीनरी का दुरुपयोग करती है, और ऐसा अक्सर होता ही है। जैसे मंत्री जो हैं, वो मंत्री सरकारी संसाधनों का प्रयोग अपने चुनाव प्रचार में करते हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाते हैं। अभी देखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ के देखना, आज का ही देख लो, रोज देख लो, कोई भी सरकार हो, बल्कि जैसे एमपी गवर्नमेंट पूरे 2-2 पेज 3-3 पेज के बड़े बड़े पेज के विज्ञापन देकर आ रही है, और उन विज्ञापनों को पढ़कर ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में तो इतना विकास हो गया, मध्य प्रदेश तो लगता है कि विश्व के कई देशों से आगे निकल गया, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में। पंजाब राज्य के विज्ञापन आप देख लो, पंजाब राज्य एक मध्य प्रदेश के पेपरों में, यानी पूरे भारत के राज्यों के पेपरों में उनकी योजनाओं के विज्ञापन लगातार चलते हैं। दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है उसका है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप किसी भी जगह का देख लो। तो ये सत्ता का दुरुपयोग है। 100 रुपये खर्च करके अगर इन्होंने कोई योजना चलाई और उसके विज्ञापन पर वो 1000 रुपये खर्च करते हैं, लाभार्थी को 100 रुपये मिले होंगे तो विज्ञापन पे 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। जो चुनाव आयुक्त बने थे टी एन शेषन ने इस बात पर कहा था
राजनीतिक दल भ्रष्ट तरीके से, रूलिंग पार्टी जो है भ्रष्ट तरीके से, ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसी ढंग से की जाती है कि कौन सा अधिकारी उन्हें चुनावों में फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक व्यवस्था, तो ये कमी के रूप में आप शो कर सकते। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या, अगली कमी हमें देखने को मिलती है कि हमें जाली मतदान, फर्जी मतदान वो भी देखने को मिलता है कि वास्तव में जिसका वोट है यानी जो वोटर है उसकी जगह कोई दूसरा ही वोट डाल रहा है। ऐसा अभी भी हो जाता है या डालने नहीं दिया जाता है। मतदान केंद्रों पर कब्जा किया जाता है, पोलिंग बूथ पर बम फोड़े जाते हैं, है ना। पहले पेटियां होती थी यानी निर्वाचन बैलेट पेपर से होता था, तो बैलेट पेपर में यानी एक फॉर्म है, उस फॉर्म में नाम लिखे रहते हैं यहाँ पर और ऐसे लाइन खींची रहती थी, है ना। मैं ठीक से लाइन नहीं खींच पा रहा हूँ, यहाँ सिंबल बना है यहाँ, तो जो सील मिलती थी वो लगानी होती थी। अब वो सील मान लो इस लाइन पे लग गई तो वोट कैंसिल हो गया। अब इसको मोड़ करके पेटी में डालना होता था। तो कभी कभी क्या किया उन्होंने, देखा कि अरे ये तो हमारे अपोजिट कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिल गए, तो उठा करके वो इस पेटी में स्याही उड़ेल देते थे, तो स्याही सारे बैलेट पेपर में जाकर लग जाती थी, खराब कर देते थे, या पेटियों को ले जाकर कुएं में तालाब में फेंक देते थे। तो ये पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी करना, वोट डालने से रोकना या किसी के फेवर में वोट डालना, ये सारे हमारे निर्वाचन प्रणाली की अभी कमियां हैं। फिर एक कमी हमें देखने को ये मिलती है कि जो हमारे वोटर हैं, मतदाता जो हैं, वो इस वोटिंग प्रणाली में अधिकांश उदासीन हैं, और वह वर्ग जो कि कैसा है, जो अपने पढ़ा लिखा वर्ग है, जो जानता है कि आखिर हमें वोट क्यों देना चाहिए, वह उदासीन है इस वोटिंग सिस्टम के प्रति। वो वोटिंग डे को, निर्वाचन वाले दिन पिकनिक मनाना पसंद करता है, मूवी देखना पसंद करता है, वो पोलिंग बूथ में जा कर के वोट नहीं देना चाहता। और ऐसा क्यों हो गया है? क्यों? एक तो वो अपने कार्य के सिलसिले में जहां उनका वोट है वहां से दूर रहते हैं, तो आने जाने में खर्च होगा, तो वोटर जो है वो उदासीन है। 60% तो हाईएस्ट वोटिंग हो ही जाती है। और प्लस जिस तरीके का सिस्टम बन गया है, कहीं पर भी गोलीबारी हो जाना, और जो चुनाव जीतता है वो उनके लिए कुछ करता नहीं है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि सीट आरक्षित है तो अनारक्षित वर्ग ये सोचता है कि हमें क्या करना, वोट देने से हमें क्या मिलेगा, तो ये सब बातें आ जाती है ना। तो ये भी हमारे देश में बड़ी समस्या। ठीक, फिर नेक्स्ट कमी आती है कि जातीय भावना या सांप्रदायिक भावना, ये भी हमारे वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है, पोलराइजेशन किया जाता है हिंदू मुस्लिमों के नाम पर या कास्टिज्म के नाम पर। तो इस कास्टिज्म की वजह से संघर्ष बढ़ता है, विकास नहीं होता, तो ये भी प्रमुख दोष है। फिर कमी आदर्श आचार संहिता जो है उसका पालन ना होना, पालन किया भी नहीं जाता है, और कई बार पालन न करने वालों के विरुद्ध एक्शन भी नहीं लेते हैं, उसमें भी भेदभाव किया जाता है। निर्वाचन संबंधी, विवाद संबंधी जो याचिकाएं हैं, वो याचिकाएं इतना लेट रहती हैं कि तब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है। चुनाव हुए थे 5 साल पहले, उस याचिका के निपटारे में ही 5 साल लग गए, तो 5 साल में तो वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुका होता है। तो ये है हमारे इसकी कमियां, है ना। और भी कमियां बता सकते हो जो आपको आए, तो ऐसे करके इन कमियों को आप बता देंगे। तो 2 टॉपिक ये कंप्लीट हो गए हमारे, विशेषताएं पता चल गई, कमियां पता चल गई। तो ये जो लेक्चर है ये आपको हमेशा मिलते रहते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर मिले। चैनल सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो शेयर करते रहो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि वो आपसे पूछते हैं कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली की कमियों को बताते हुए सुझाव दीजिए कि इसमें क्या संशोधन करें जिससे कि हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है वो बहुत अच्छी हो जाए, तो सुझाव दीजिए, सजेशंस दीजिए। अब आप सजेशन एक अच्छे सजेशन के रूप में यहाँ पर दें, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, क्योंकि प्रणाली में दोष हैं तो उनको दूर किया जा सकता है। दूर करने के लिए क्या सजेशन है वो आप बताओ। तो इसके लिए भी कई प्रकार की समितियां बनती रहीं समय समय पर, और सरकार काम करती भी रही है, संशोधन करती रही है। तो ऐसे ही एक समिति बनाई गई थी
तारकुंडे समिति, ये प्रीलिम्स में पूछी भी गई है, तारकुंडे समिति किसके संबंध में है। एक समिति, ये तारकुंडे समिति बनाई थी, ये बनाई थी ईयर 1972 में, 1972, है ना। ये जस्टिस थे मुंबई के, उनकी अध्यक्षता में बनाई थी और ये बनाई थी जयप्रकाश नारायण। तो तारकुंडे समिति ने भारतीय निर्वाचन प्रणाली को लेकर के बहुत से सुझाव दिए थे। तो उनके सुझावों पर विचार विमर्श करने के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई थी, संयुक्त संसदीय समिति, जो तारकुंडे समिति थी। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनकी सिफारिशों पर विचार विमर्श किया, विचार विमर्श करके कुछ प्रमुख सिफारिशें दी थी। तो उनमें पहली सिफारिश जो है वो क्या थी, वो ये थी कि एक तो हमारे देश की इस निर्वाचन आयोग वाली संस्था जो है, इसे बहुसदस्यीय बनाया जाए, निर्वाचन आयोग को मल्टी मेंबर बना दें, बहुसदस्यीय। एक अभी समझते हैं इस बहुसदस्यीय में वो क्या चाहते थे। दूसरी सिफारिश जो थी वो ये कहा गया कि जो राजनीतिक दल हैं जिन्हें निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्रदान की है, तो उन्हें चुनाव प्रचार के लिए, उस समय क्या इस तरीके के सोशल मीडिया इंटरनेट नहीं हुआ करते थे ना, तो रेडियो एक ऑथेंटिक माध्यम होता था, दूरदर्शन माध्यम होता था, तो उन्हीं के माध्यम से दूर दूर तक लोगों से जुड़ा जा सकता था। तो इन्होंने ये कहा कि राजनीतिक दलों को रेडियो पर बराबर समय दिया जाए चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार का समय वो बराबर हो। और इन्होंने ये भी कहा कि एक एक्सपर्ट की कमेटी बना दो और वो कमेटी इन सबको देखती रहे। तो ऐसे करके उनके सुझाव थे। यहां आप इनके सुझाव के अलावा अपनी तरफ से भी सजेशंस दे सकते हो कि आखिर हमारी इस निर्वाचन में कौन कौन से इम्प्रूवमेंट आप करवाना चाहते हो, कौन कौन से इम्प्रूवमेंट जो वो आप चाहते हो कि वो हो जाना चाहिए, है ना। तो बता दो। एक तो जो सिस्टम हमें लगता है कि हमारे यहाँ की निर्वाचन प्रणाली में कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत जाता है, और वोट कितने मिले, 10-12%, 15% वाला, उसकी जगह सिस्टम कौन सा होना चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला होना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है उसको रखा जाए, ना कि ये सिस्टम जो अभी चल रहा है। उससे फ़ायदा क्या होगा, इस प्रणाली में ऐसी क्या अच्छाइयाँ है। एक उदाहरण देता हूं मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन का, कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाला जो रहता है उसमें ऐसा नहीं होता कि जिसे सबसे ज़्यादा मत मिल गए वही विनर हो जाता है ना। वहाँ पर पहले वोट वैल्यू निकालते हैं, मत का मूल्य निकालते हैं, है ना। वो कैसे निकालते हैं कि टोटल विधानसभा के मेंबर, टोटल सांसदों के मेंबर, वो सब करते हैं, मिनिमम कोटा डिसाइड करते हैं। और जैसे मान लो 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, ए, बी, सी, तो वोटर जो है ऐसा नहीं कर सकता कि मेरी पसंद ए है तो मैं तो बस ए को वोट दूंगा। उसको सबको वोट देना होता है, प्रायोरिटी ए को वो चाहता है कि मैं पहले नंबर पर, तो बी के बारे में भी लिखेगा कि ये मेरी दूसरी चॉइस है, सी के बारे में भी बताएगा कि ये मेरी तीसरी चॉइस है। तो ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस प्रणाली से वास्तव में सही मत प्राप्त होते हैं। लेकिन इतने बड़े देश में जहां साक्षरता का प्रतिशत भी अभी इतना ज़्यादा नहीं है, वोट डालने में भी तो लोगों को समस्याएं होती हैं।
इस प्रणाली में इस तरीके की रैंकिंग करना एक मुश्किल काम है। आने वाले समय में इसमें सुधार होगा जब हम मोबाइल चलाना सीख गए, सरकारी योजनाओं का लाभ दूर दराज तक लेना सीख गए, डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम लेना सीख गए, तो ये भी हो जाएगा। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से कर देनी चाहिए। जब ईवीएम का प्रयोग करने लगे तो हम इसका भी प्रयोग सीख जाएंगे। कहीं किसी जगह ट्रायल स्टेज में होना चाहिए, इससे भी निर्वाचन की कमी दूर होगी। फिर धनबल और बाहुबल का जो प्रभाव है उस पर कड़ाई से रोक लगना नहीं। अभी जो लिमिट बनाई है कि चुनाव प्रचार में इस संसदीय क्षेत्र में इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, इस विधानसभा में इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसकी निगरानी बढ़ाई जाए कि वास्तव में इतना ही खर्च हो रहा है या उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। बाहुबल यानी कि जो क्रिमिनल्स रहते हैं, गुंडे रहते हैं, उनका उपयोग इवन वो खुद, अभी हमने देखा ना कई सारे माननीय सांसद जो हैं जिन पर केस चल रहे हैं, अभी यूपी के गैंगस्टर जो सांसद भी रहे उनकी हत्या कर दी गई, तो इस पर भी कुछ किया जाना चाहिए। सिंपल सी बात समझना कि यदि आपके खिलाफ कोई केस होता है और आप लॉकअप में बंद हो, थाने में बंद हो, जेल में बंद हो और वोटिंग होती है तो आप वोट डालने नहीं जा सकते, लेकिन आप थाने में बंद होकर, जेल में बंद होकर चुनाव लड़ सकते हो। चुनाव लड़ने का अधिकार है लेकिन आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है। यानी आप देश की नीतियां डिसाइड कर सकते हो जेल में बंद होकर के, लेकिन जेल में बंद रहकर आप अपनी पसंद का कैंडिडेट नहीं चुन सकते। तो ये भी थोड़ा दूर होना चाहिए, है ना। इस प्रभाव को भी कम करना चाहिए। निर्वाचन आयोग को कड़ाई से इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक। फिर धनबल और बाहुबल की बात आती है। कैंडिडेट जो अमीर हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, लुभाते हैं, तो यहाँ एक आप और सुझाव दे सकते हो कि जो राजनीतिक जो चुनाव होते हैं तो चुनाव का खर्च निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। वो निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा कि जितने कैंडिडेट हैं उसको हम देंगे और फिर उनसे बदले में वो टैक्स के रूप में या जीतने के रूप में उस तरीके से किसी भी तरीके से राशि ले ले। ठीक। फिर गड़बड़ी कहाँ होती है? आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन में। जो आचार संहिता है उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा रिश्तेदार है तो छोड़ दो और तुम्हारा रिश्तेदार है तो अरेस्ट कर लो। मतदाता सूची जो है अपडेटेड होना चाहिए। टॉमी का नाम लिखा है, टॉमी कौन है? टॉमी कुत्ता है, लेकिन जिसका वोट नाम होना चाहिए उसका नाम गायब है। जो जीवित हैं वो वोटर लिस्ट से गायब हैं और जो स्वर्गवासी हो गए हैं वो आज भी वोट डाल के जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? किसी का सरनेम गलत है, किसी की एज गलत है, कोई किसी की पत्नी बना दिया है, किसी को किसी का भाई बना दिया है। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं वो दूर होना चाहिए। वास्तव में जो वोटर है उसके सही नाम हो, रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए ना, तो ये होना चाहिए। चुनावों में हिंसा जो होती है ना, हिंसा पर कड़ाई से नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अरे चुनाव के बाद फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, हिंसा हुई क्यों, दोषी कौन है, उसको ऐसी सजा दो कि आगे फिर वो कभी इस प्रकार से वो तो रिपीट कर ही ना पाए, दूसरे भी उससे प्रेरणा लेकर उस कार्य में कभी ना, है ना। सही वोटर वोट डाल सके तो जो वोटर कार्ड है उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना चाहिए। निर्वाचन आयोग, उसके अधिकारी जो नियुक्त होते हैं उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। चुनाव के समय जो धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, जाति के आधार पर जो बंटवारा किया जाता है, जो वोट मांगे जाते हैं, तो उस पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाना चाहिए। वोटरों को समझाया जाए, वोटरों के बीच अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए कि भाई आप वोट देंगे, इससे ये परिवर्तन आएगा। आप इसलिए वोट मत दे दो क्योंकि वो आपकी जाति का है, आप इसलिए उसको वोट मत दे दो कि वो आपके धर्म का है, आप इसलिए उस कैंडिडेट को चुनो जिससे वो वास्तव में विकास करेगा, है ना। इसलिए मत सुनो कि उसने बोल दिया कि मैं रिजर्वेशन बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें पिछड़ी सूची में ले आऊंगा। मतलब क्या? बैकवर्ड बनाने वाला जीत रहा है, फॉरवर्ड बनाने वाला हार रहा है ना। वोटिंग को कंपलसरी किया जाए, वोट नहीं तो सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं देंगे। आपको लाभ लेने का राइट ही नहीं है जब आप वोट नहीं दे सकते हो। नोटा का जो प्रावधान किया गया है तो उस नोटा के प्रावधान को और आगे बढ़ाया जाए कि जीतने वाले कैंडिडेट की तुलना में यदि नोटा पर अधिक मत मिले हैं तो उस
जगह का चुनाव कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है। नोटा मतलब सबको रिजेक्ट कर दिया गया है, इस पर भी कुछ काम किया जाए ना। वोटिंग कंपलसरी होने के साथ साथ वोटर की जिम्मेदारी, यानी मैं इस व्यवस्था से सहमत नहीं हूं कि जो 18 वर्ष और भारत का नागरिक है वह वोट दे सकता है। नहीं, जिम्मेदार नागरिक वोट दे, रेस्पॉन्सिबल पर्सन को वोट देने का अधिकार मिले। जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह तो जरा से लालच में आकर किसी को भी वोट दे देता है। तो ऐसे करके आप सुझाव दे सकते हो, सजेशंस दे सकते हो। अब आपके लिए एक क्वेश्चन समझ लो, होमवर्क समझ लो। यदि आप इस पर काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। क्वेश्चन इतना है कि भारत में निर्वाचन व्यवस्था में अभी तक क्या सुधार किए गए, निर्वाचन प्रणाली किए गए सुधारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर आप हेडिंग डाल दो निर्वाचन प्रणाली के सुधार, और ऊपर यहाँ क्या कर दो, एक लैंप बना दो। और ये आ गया इस पर लाइट, थ्रो एंड लाइट, हो गया सुधार। ऐसा नहीं करना, लिखना है। और लिखने के बाद आप मुझे सबमिट कर सकते हो वेबसाइट पर जा कर के। वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, नीचे जो बॉटम में जो पट्टी चल रही है वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का एक बटन मिलता है, उसके द्वारा आप मुझे सबमिट कर सकते हो। अगले लेक्चर में मैं जिसका भी अच्छा होगा उसे ले लूँ। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गुड लक।